हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। जय माहेशमती क्या हो गया एकदम से, जय माहेशमती? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास लास्ट क्लास एक फटाफट रिकैप करते हैं। हमने क्या देखा था? क्या है, कल खत्म हो जाना चाहिए था बट थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, आज पे चला गया, तो आज इसको फिनिश ऑफ करके हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने के पूरे इंटेंशन से आज शुरू करेंगे इसको। सबसे पहले हमने देखा कॉस्ट, मतलब कॉस्ट। एक काम करो ना, एक काम करो, रिवीजन में बाद में करवाओ, रिवीजन में बाद में करवाओ, क्या लास्ट में रिवीजन करवा देता हूँ। एक सिर्फ एक चीज़ मैं पढ़ा देता हूँ। कल हमने पढ़ा था वेरिएबिलिटी पढ़ा था हमने। वेरिएबिलिटी चल रहा है अभी हमारा, राइट नाउ वी आर लर्निंग टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के बेसिस पे तीन है ना? वेरिएबिलिटी के बेसिस पे तीन है, यस और नो? वेरिएबिलिटी के बेसिस पे तीन है। कौन से? फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, एंड विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज वेरिएबल कॉस्ट। जब जब आउटपुट चेंज होगा तब तब आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। जब जब आउटपुट चेंज नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज, जब कॉस्ट चेंज नहीं होगा आउटपुट के साथ, दैट इज फिक्स्ड। और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने देखा था कि अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो फॉर एनी डिसीजन मेकिंग वी विल हैव टू फर्स्ट सेपरेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। इसका अलग अलग सेग्रीगेशन करते आना चाहिए। सेग्रीगेशन की वैसे 5 मेथड है हमारे कोर्स में। एप्लीकेबल कौन सी मेथड है? एक। वन ऑफ द स्टूडेंट आपके बीच में से जिसने ली स्क्वायर मेथड तो खुद ही बता दी थी कि सर एक्स वाई लेके निकाल लो, लीनियर इक्वेशन बन जाता है, हम सॉल्व कर सकते हैं। बट ये नहीं, हम कौन सा मेथड फॉलो करने वाले सेग्रीगेशन के लिए? यूनिट्स दिए हुए 100, 200, 300, 1 लाख, 1,40,000 और 1,20,000। हम फॉलो करेंगे कंपैरिजन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट विद कॉस्ट। तो लेवल ऑफ आउटपुट और कॉस्ट को कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट बोल सकते हो, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। इससे आपको क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 1,40,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 200 माइनस 100, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 100, 400 रुपये पर यूनिट है। बट हमको पर यूनिट चाहिए, चलो पर यूनिट मिल गया। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में रिप्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट टोटल पे होनी चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। एक्स फिक्स कॉस्ट ले लिया, वेरिएबल कॉस्ट 400 इंटू 100 यूनिट, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया ना हमने, 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 लाख रुपये टोटल कॉस्ट। तो ये इक्वेशन से आपको फिक्स कॉस्ट भी मिल जाता है। यहाँ तक याद है क्या? इसके ऊपर में मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दिए थे जो आपके मॉड्यूल में नहीं है। मैंने बोला था मेरे तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर द नेम, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। ये 3 क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा दिए थे, ये आपके नोट्स में मिलेंगे नहीं। अगर आप नोट्स में ढूंढने की कोशिश करोगे कि सर इसका पेज नंबर क्या है, कहाँ है, तो मैंने आपको बोला था कल, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच के रख लो, या छोटे छोटे क्वेश्चन है कॉपी में, क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिख लो। कितने लोगों ने इसके आंसर्स निकाले? रेज यू हैंड। ये 3 कॉस्ट के आंसर्स निकाले, रेज यू हैंड। इजी थे, प्रॉब्लम इजी थे। वेरिएबल फिक्स दोनों निकाले, हाँ, वेरिएबल फिक्स दोनों निकाले। करा दूं मैं, सॉल्व करवा दूं फटाफट में। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर में, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। मतलब फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस्ट दिए हुए ना यहाँ पे, ये सेल वैल्यू है, ये टोटल कॉस्ट है। तो चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। अब आउटपुट इन टर्म्स ऑफ सेल है, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ सेल है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसा निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फार्मूला क्या है? बोल बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन कॉस्ट कैसा निकालोगे? 72 माइनस 60, 72,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट 1 लाख, चेंज इन सेल हो जाएगा ना ये, 1,40,000 माइनस 80,000, 1,40,000 माइनस 80,000 कर तो बेटा कितना आता है ये? माइनस 80,000 कितना आ रहा है ये बेटा? जवाब दो। 0.133 पर रुपी हो गया ये। एक्चुअली पर सेल वैल्यू है, मतलब पर रुपी होगा ना ये।
1 रुपये का खर्चा करते हो तो 0.33 आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। 1 रुपये का खर्चा करने पे 0.33 आपकी क्या हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट। ये समझा, ये बॉडी के अंदर गया है, थम्स अप दो। ये समझा, ये बॉडी के अंदर गया है, थम्स अप दो, ठीक है। पर रुपी हो गई है, पर, क्योंकि सेल वैल्यू दिया हुआ है, यूनिट्स नहीं दिया हुआ है। अगर यूनिट से डिवाइड करते तो पर यूनिट आता है, ये पर रुपी है। तो अब इससे स्टेप नंबर 2 आप लोग क्या निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट के लिए यू विल हैव टू यूज द फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं पता, बट इक्वेशन में डाल दूँ, नीचे वाले में डाल दूँ क्या, 80,000 और 60,000। तो कैसा हो जाएगा, 0.133, कैलसी पे पूरा 333 आखिरी तक लेना, ठीक है, इंटू 80,000 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है आपका, टोटल कॉस्ट है आपका, नहीं, टोटल कॉस्ट इज 60,000 नॉट 80,000, टोटल कॉस्ट इज 60,000 है ना, टोटल कॉस्ट 60,000 है। करिए इक्वेशन सॉल्व कर। इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आप लोगों से दरखास्त है कि 80,000 जब आप ले रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई जब कर रहे हो आप, मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ये 33 रिकरिंग आया था ना, 33, तो जितना कैल्सिक की औकात है उतने दूर तक लेना उसको, तो आपका क्या आंसर सही आएगा। ये ऐसा आंसर आना नहीं चाहिए। किसी का और कोई आंसर आ रहा है क्या, मेरे को ये आंसर में हल्का सा डाउट है, मेरे को ये आंसर में हल्का सा डाउट है। एक बार चेक कर लो, ये नहीं है ना, 1.33 नहीं है ना, मेरे को हल्का सा डाउट है इसमें। 12,000 डिवाइडेड बाय 140 में से 80 गए तो 60,000 आता है, वो 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 0.2 आता है। 20% नहीं रहे बाबा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, इसको लिखने का तरीका रहता है 0.2 पर रुपी, वेरिएबल कॉस्ट इज 0.2 पर रुपी, 1 रुपये में 20 पैसे, वेरिएबल कॉस्ट के आपकी 1 रुपये में 20 पैसे। तो ये चेंज करो, 0.20 इंटू 80, हाँ अब निकाल लो, अब तो आसानी से निकल जाएगा। x इज इक्वल टू 60,000 माइनस 80,000 इंटू 0.2, 80,000 इंटू 0.2 कितना होता है ये, 16,000। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 16,000 है उसमें, तो ये हो जाएंगी 60 माइनस 16, 44,000 फिक्स कॉस्ट। कितने लोग ऐसा कर पाए, रेज योर हैंड, कितने लोग ऐसा कर पाए। 0.20 इज द वेरिएबल कॉस्ट एंड 44,000 इज योर फिक्स कॉस्ट। एक ही जन, एक ही जन, बाकियों को लगा सर पॉइंट में कैसे आएंगे आंसर, है ना। उल्टा कर दिए बच्चों ने, उल्टा कर दिए, 1,40,000 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय 72 माइनस 60, ऐसा किए ना, उल्टा किया ना अपने फार्मूला। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। अरे बाबू, नहीं नहीं, कल कल रॉन्ग हो गया, कैलकुलेशंस रॉन्ग हो गए। जिन्होंने फार्मूला उल्टा कर दिए, जिन्होंने फार्मूला उल्टा कर दिए, बेटा समझो, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आउटपुट ज़्यादा नहीं हो सकता, कॉस्ट से ज़्यादा आउटपुट हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। 10 पैसे की चीज़ बना रहे होंगे आप, तो बन तो एक ही चीज़ रही है ना 10 पैसे में, तो 1 रुपये के अंदर में 10 चीज़ बन जाती, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैथ्स का ढक्कन खोलो। प्रॉब्लम नंबर 2, एक मिनट इसको लिख लो। प्रॉब्लम नंबर 1, दोज हु वांट टू राइट इट डाउन कम ऑन, हरी अप फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है क्या प्रॉब्लम नंबर 1 में, डू यू गाइस हैव एनी डाउट। सर आपने ये 80,000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, आपने 80,000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहता, वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहता, वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहता आपका, बोल। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, और याले केस में यूनिट्स रुपीज़ है ना, याले केस में यूनिट्स रुपीज़ है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है तेरा, ये 0.20, और यूनिट्स कौन से, यूनिट्स अभी तेरा इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ दिया हुआ है ना, यूनिट्स तेरा इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू दिया हुआ है ना, सेल्स वैल्यू 80,000, तो 0.8 इंटू 80,000 इज इक्वल टू 60, तो 80,000 में 0.20 जो है वो तेरा वेरिएबल कॉस्ट है। समझा क्या मनन, वाई 0.20 इज मल्टीप्लाइड बाई 80,000।
हाँ सर, आप 1,40,000 भी कर सकते थे। अरे बाबा, तू ये कर या ये कर, तो इसकी जगह ये भी कर सकता था ना, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये एक्स हो गया प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा तेरा, 0.20 इंटू 1,40,000 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, फिर उसकी लेना 72,000। ये हो गया 72,000, कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू 72,000 माइनस कर तो 1,40,000 इंटू 0.2, 1,40,000 इंटू 0.2, 28,000। 1,40,000 इंटू 0.2 कितना आता है, 28,000। ठीक है, 28,000 माइनस कर 78,000 में से 72,000 में से 28,000 गए, कितना बचता बेटा 72,000 में से, तब भी 44 ही आ रहा ना, तब भी 44 ही आ रहा ना। तू चाहे ये कर वो कर, उससे फर्क पड़ने वाला है क्या। मैं छोटे इक्वेशन से कर रहा, क्योंकि कैलकुलेशंस छोटे रहते हैं, बड़े इक्वेशन से करो तो कैलकुलेशन बड़े आते हैं। समझाएगा क्या बोला, छोटे इक्वेशन में करो तो कैलकुलेशन कम रहता ना, हल्का कैलकुलेशन रहता, बड़े इक्वेशन में करो तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। और कोई डाउट है क्या। चाहे तो वो में डालो, चाहे तो 1,40 में डालो, चाहे तो 80 में डालो, आंसर तो 44,000 ही आएगा। और कोई डाउट है क्या। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, बढ़ू 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 बढ़ू। Problem number 2. With the help of following information, you are required to calculate the variable cost per unit and the total fixed cost by comparison method. Okay. Step number 2, variable cost per unit. Formula क्या है, change in cost upon change in output. चेंज इन कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, ये है ना 300 और 260, 300 माइनस 260 डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट 140 माइनस 100, कितना आता है ये 360, 1 रुपया आ रहा है, 1 रुपी पर यूनिट। अब ये रुपी नहीं लिखा मैंने, 1 रुपी पर यूनिट, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट्स में दिया हुआ है, ऊपर प्रोडक्शन रुपीज में दिया हुआ था। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या रहने वाली है आपकी, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट कौन से इक्वेशन में डालूँ आप बोलो, 100 में डालूँ या 140 में डालूँ, 100 में डालूँ या 140 में डालूँ बोलो। तो 100 इंटू 1, 100 इंटू 1, टोटल कॉस्ट कितना है, 100 का टोटल कॉस्ट 260 है ना, 100 का टोटल कॉस्ट 260 है। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू 260 माइनस 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 160, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। हो गया। वेरिएबल कॉस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड इन पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड इन टोटल, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट ना। देख लो इसको, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स, देखो फटाफट। जी हो गया है क्या। प्रॉब्लम नंबर 3 कितने लोगों ने सॉल्व किया, रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 3 कितने लोगों ने सॉल्व किया, रेज योर हैंड। सर आपकी मुस्कुराहट में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्या आंसर्स है एक बार बोलो तो, प्रॉब्लम नंबर 3 के आंसर्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट कितना है, जवाब दो।
प्रॉब्लम नंबर 3, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। कितना आया? एनीवन? एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? नहीं किया क्या? कितने लोगों ने सॉल्व किया ईमानदारी से? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 3 कितने लोगों ने ईमानदारी से सॉल्व किया? रेज योर हैंड्स। चलो आपके पास में 1.5 मिनट है, अभी सॉल्व करो। अभी मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए ना आपको, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। करोगे क्या सॉल्व? करोगे सॉल्व? 1.5 मिनट है, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट, फास्ट। थ्री 3.3 है क्या सर? मेरे को नहीं पता, मेरे पास आंसर नहीं लिखा हुआ है उसका, मेरे को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ओह 1 मिनट, इसमें एक प्रिंटिंग एरर है। प्रिंटिंग एरर ठीक ही नहीं किया क्या मैंने? 1 मिनट रुक जा, इसमें एक प्रिंटिंग एरर है। प्रॉब्लम नंबर 3 में एक प्रिंटिंग एरर है। रुक जा रुक जा रुक जा, 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक, उसमें एक प्रिंटिंग एरर है। लाइन पे रहो। ये लो, मैंने करेक्शन कर दिया उसमें। आउटपुट और टोटल ओवरहेड्स है वो, एक्चुअली जनवरी फरवरी नहीं है, आउटपुट और टोटल ओवरहेड्स है। करेक्ट करो इसको, ये करेक्ट करो और पट से आंसर निकाल के दो मेरे को। यूनिट्स नहीं है सर, कर दिया कर दिया, एक प्रिंटिंग एरर था, उसको हम ठीक कर दिए। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। प्रॉब्लम नंबर 3 का आंसर मेरे को तुरंत से पहले चाहिए। थ्री 3.8 एक जवाब मिला है मेरे को, मुझे नहीं पता वो सही है या नहीं। सही लग रहा है 3.8 से, और वेरिफिकेशन आ रहा है 3.8 सही लग रहा है। चलो, वेरिएबल कॉस्ट इज 3.8। व्हाट अबाउट फिक्स कॉस्ट? व्हाट अबाउट फिक्स कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 3.8 आया, ठीक है, सही भी है वो, मैं सॉल्व करवा दूंगा बाद में। व्हाट अबाउट फिक्स कॉस्ट? कम ऑन, हरी फास्ट, जल्दी रे, कॉन्फिडेंस बूस्टर।
ऐसे क्वेश्चन नहीं किए तो क्या किए जिंदगी में। फिक्स कॉस्ट जवाब मिला है 2,000 रुपये, फिक्स कॉस्ट का जवाब मिला है 2,000 रुपये, और 2,000 पे वेरिफिकेशन आ गया है। एक आंसर 3,000 रुपये आ रहा है, पता नहीं कहाँ से लाया इनने। एक आंसर पर 3,000 रुपये भी आया। और बोलो, 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 बस और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेगा। नहीं, चल आजा, सॉल्व करते, सॉल्व करते। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आपने जो जवाब दिया फिक्स कॉस्ट का वो 2,000 और 3,000 दिया, देखते कौन सही कौन गलत, ठीक है। स्टेप नंबर वन, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट या ओवरहेड जो भी आप बोलना चाहो, पर यूनिट। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। अब चेंज इन आउटपुट यानी आप चेंज इन यूनिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। चेंज इन कॉस्ट कितना है तेरा, 1,35,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000, नहीं सॉरी 40 नहीं, 35,000 माइनस 10,000, तो ये कितना आता है जवाब, 3.8 रुपीज़ पर यूनिट। हाँ या ना। ठीक है, कितना आ गया, 3.8 पर यूनिट। स्टेप नंबर टू, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट निकालना है तो आपका फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट अब क्या में डालूँ, ये वाले इक्वेशन में डालूँ, अप्रैल से जून में डालूँ कि जुलाई से मार्च में डालूँ, अप्रैल से उसमें डालूँ कि जुलाई से मार्च में डालूँ, क्या करूँ, जुलाई से मार्च में डालूँ या उसमें डालूँ। कम ऑन हरी अप फास्ट, कोई भी जो बोलोगे आप। 10,000 वाले में डाल दूँ, 10,000 इंटू कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 3.8 इज इक्वल टू 40,000। 10,000 इंटू 3.8 इंटू 40,000, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40,000 माइनस 38,000। तो आपका x इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 2,000 आया, सही है ना सर, फिक्स कॉस्ट 2,000 आ रही है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप गलत हो। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमको जो फिक्स कॉस्ट निकालना है वो पूरे साल भर की निकालना है ना। हमको जो फिक्स कॉस्ट निकालना है वो साल भर की निकालना है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, ये फिक्स कॉस्ट जो है, आपको नहीं लगता ये सिर्फ अप्रैल टू जून आई है। अप्रैल टू जून अगर 2,000 है, अप्रैल टू जून 2,000 है, तो आपको नहीं लगता 6 महीने की फिक्स कॉस्ट 2,000 है, आने वाले 6 महीने की भी फिक्स कॉस्ट 2,000 ही रहने वाली है। तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट, एक्चुअली जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 2,000 प्लस 2,000 होंगी, 2,000 प्लस 2,000, 6 महीने की। तो आंसर होने वाला है 4,000। जितने बच्चे 2,000 बोल रहे थे सब गलत हो, आंसर 4,000 है। आंसर कितना है, 4,000। समझा क्या। ऐसी गलती करते हैं हम एग्जाम में, ऐसी गलती करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, बट हमने टाइम को इज्जत ही नहीं दी। आपने टाइम को इज्जत ही नहीं दी है ना। मैंने यही किया था सर, तो बताया क्यों नहीं, यही किया था तो बताना चाहिए ना आपने। आप अकेले सही होते, बाकी सब गलत होते। लिख लो इसको, फटाफट लिख लिया है क्या। मोटा मोटी वी आर डन विद द चैप्टर, मोटा मोटी वी आर डन विद द चैप्टर। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एनी डाउट, एनी डाउट है क्या। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, नहीं तो बोलो इजाज़त दो, हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार दिखा दो, क्या आंसर दिखाओ कि क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर या क्वेश्चन, आंसर या आपके सामने पट से स्क्रीनशॉट ले लो,
और अगर क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन ये पूरे 1 2 3 पूरे है सामने, स्क्रीनशॉट एक ही स्क्रीनशॉट में ले लो इसको। चल हो गया होगा तो कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ फटाफट। थ्योरी पोर्शन हमारा इस चैप्टर को लेके फिनिश ऑफ हो जाता। फिर छोटे छोटे कुछ थ्योरी पोर्शंस पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए। क्लास अभी जो हमने देखा ये हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। अभी जो हमने देखा वो क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के बेसिस पे देखा, उससे हमने कुछ फार्मूले डिराइव किए मस्त से। अरे बाप रे, हो गया ये ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। अब अगला बढ़ते हैं। और भी कुछ बेसिस है, और भी कुछ बेसिस है। वैसे आपके कोर्स में ऐसा थ्योरी पार्ट वो दिया हुआ नहीं है, बट मैं समझा देता। क्या एग्जाम में उनको क्वेश्चन पूछने को लोग आगे पीछे नहीं देखते, किसी और बुक से क्वेश्चन उठा लेते और पूछ लेते। ठीक है, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस में दो है आपके। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलैबिलिटी। कंट्रोलैबिलिटी के बेसिस पे दो होंगे। कौन से होंगे? जवाब दो तो। कंट्रोलैबिलिटी के बेसिस पे कौन से कॉस्ट होंगे? एक होंगी कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक होंगी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, वर्ड से ही समझ में आता है। कंट्रोलेबल कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। बराबर है? कंट्रोलेबल कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल एंड अनकंट्रोलेबल विच कैन नॉट बी कंट्रोल। बराबर है ना? सिंपल है। बट इसको थोड़ा समझते एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास में ऑप्शन है, आपको लाइट, आपके इधर में लाइट बहुत जाती है। आपके पास में ऑप्शन है, आइदर यू कैन गो विथ जनरेटर। आप जनरेटर लगा लो या आप इन्वर्टर लगा लो। जनरेटर विल गोइंग टू कॉस्ट यू ₹20,000 एंड इन्वर्टर विल गोइंग टू कॉस्ट यू 15,000। जनरेटर लगाओगे तो 20,000 रुपये का कॉस्ट लगेगा, इन्वर्टर लगाओगे तो 15,000 रुपये का कॉस्ट लगेगा। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको नहीं लगता ये जो 15,000 रुपये, चाहे आप जनरेटर लगाओ इन्वर्टर लगाओ, मिनिमम 15,000 रुपये तक खर्चा आएगा ही। चाहे आप जनरेटर लगाओ या इन्वर्टर लगाओ, मिनिमम 15,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो याले एग्जाम्पल में 15,000 इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। 15,000 रुपये तो लगने ही वाले। और जो 5,000 रुपये, इसको आप कम कर सकते हो ना, 5,000 रुपये आप अवॉइड कर सकते हो, तो ये कौन सी कॉस्ट होगी? कंट्रोलेबल कॉस्ट। ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, जो 5,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो अनकंट्रोलेबल, वो कंट्रोलेबल है। आप 5,000 कम कर सकते हो, 15,000 तो लगने वाले, 15,000 तो लगने वाले। समझा क्या? कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल समझा क्या? जिसको अवॉइड की जा सकती है इस कंट्रोलेबल, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते वो अनकंट्रोलेबल, जिसको अवॉइड की जा सकती है वो कंट्रोलेबल, जिसको अवॉइड ही नहीं की जा सकती वो अनकंट्रोलेबल। गया क्या? बॉडी के अंदर गया क्या? रॉ मटेरियल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है ना, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। समझा? अब मेरे को एक चीज बताओ, टेक्निकली कोई भी कॉस्ट अनकंट्रोलेबल है क्या? इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कोई भी कॉस्ट अनकंट्रोलेबल है क्या? मत लगा जनरेटर, मत लगा इन्वर्टर, रहे अंधेरे में। अंधेरे में रहने का भी ऑप्शन है ना। तेरे को प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा इसलिए तेरे को जनरेटर या इन्वर्टर की ज़रूरत है, बट अगर जनरेटर इन्वर्टर नहीं रहा तो क्या लाइट 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाएंगी ना। मत लगा, रहे अंधेरे में। टेक्निकली स्पीकिंग एवरी कॉस्ट इज कंट्रोलेबल, एवरी कॉस्ट इज कंट्रोलेबल, बट वो रिलेटिव टर्म है। कंट्रोलेबिलिटी एंड अनकंट्रोलेबिलिटी रिलेटिव है। अगर आप दो ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कितनी कॉस्ट कंट्रोलेबल है और कितनी अनकंट्रोलेबल है। वैसे देखा जाए तो हर कॉस्ट अवॉइड हो सकती है। धंधा ही मत कर, हो गई पूरी कॉस्ट अवॉइड। धंधा ही मत कर, होगी ना पूरी कॉस्ट अवॉइड, पूरी कॉस्ट ही बंद हो गई तेरी। तो ये सब थियरी में पूछा जा सकता है, विच इज कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल तो वगैरह, ये ठीक है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मतलब इसके भी आप बता सकते हो दो बच्चे। कौन से दो बच्चे होंगे इसके? नॉर्मेलिटी के दो बच्चे, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल।
इसको ना एग्जाम्पल से ही समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से ही समझते, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान देना। मान लो आपकी इधर एक लेबर काम करती है, ठीक है। लेबर काम कर रही है जिस जो 12 घंटे काम करेंगी एक दिन में, ठीक है। 12 आवर्स अ डे ये काम करने वाली है, ठीक है। इसके अंदर में इसने 10 घंटे वर्किंग किया, इसने 10 आवर एक्चुअल वर्क किया उसने। एक आवर का जो है, एक आवर जो है उसने ब्रेक लिया, नाश्ता खाना पानी नेचर्स कॉल वगैरह वो सब उसने 1 घंटे के अंदर में निपटाया। और बचा हुआ ना 1 घंटा ना ये वेटिंग में चला गया, इसका बेल्ट पे खड़ा था वो, जो भी उसका मशीन का बेल्ट है वहाँ खड़ा था, बट रॉ मटेरियल ही नहीं अवेलेबल था, रॉ मटेरियल ही नहीं था, इसलिए उसको वेट करना पड़ा। वेटिंग फॉर मटेरियल बोल सकते हैं इसको हम, वेटिंग फॉर मटेरियल। मटेरियल ही अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसको 1 घंटा वेट करना पड़ गया। मेरा एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक सवाल का जवाब दो, ये जो 10 घंटे उसने एक्चुअल काम किया, इज इट अ नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट? 10 घंटे उसने एक्चुअल काम किया, इज अ नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट? क्या लगता है? जवाब दो फटाफट। दिस इज नॉर्मल, राइट? 1 घंटे का ब्रेक लिया, 1 घंटे का ब्रेक लिया, नॉर्मल कॉस्ट एबनॉर्मल कॉस्ट? कोई भी आदमी पूरे 12 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता, हेल हैव टू टेक 15-15 मिनट का ब्रेक लेगा या 1 घंटे का एक्स्ट्रा ब्रेक लेगा, बट कोई भी आदमी पूरा 1-1 घंटा लगातार, पूरा 12 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता। आपको अगर उससे 10 घंटे का काम करवा के लेना है तो उसको 11 घंटे की पगार देनी पड़ती है, वो नॉर्मल है। बट जो जिसके लिए उसने वेटिंग टाइम किया, ये नॉर्मल है, ये अवॉइड हो सकती थी ना, इसको आप कम कर सकते थे ना। ये एबनॉर्मल लॉस है, ये आपका, ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये नहीं होना चाहिए था, ये एबनॉर्मल है। फर्क समझा? नॉर्मैलिटी, फर्क समझा क्या? नॉर्मैलिटी बोल हाँ या ना, बोल यस और नो, यस और नो, पक्का श्योर? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट, छाप लो फिर। कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब इसका मीनिंग लिखना है तो लिख सकते विच कैन बी अवॉइडेड। कंट्रोलेबल मतलब विच कैन बी अवॉइडेड, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, लगना ही है। ले लिया स्क्रीनशॉट? नॉर्मैलिटी, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, और रिक्वायर्स इन द बिजनेस, ये हो गया नॉर्मल मतलब विच रिक्वायर्स टू इनकर्ड, ये लिख सकते हो वेस्टेज, जो भी है विच नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं थी फिर भी लग गई, जरूरत नहीं थी फिर भी लग गई, अब नॉर्मल, ठीक है। चलो बड़े आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? क्लास यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मोटा मोटी सारी चीज़ें हमने देख ली है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स। हाँ एक चीज़, लास्ट एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़, एक टर्मिनोलॉजी है कॉस्टिंग में जो यूज़ होती है बार बार दर बार, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। टर्म क्या वापरा मैंने? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, मिला टर्म? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। अब सुन, दे आर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं? 4। मीनिंग मैं पहले लिख दूं क्या, फिर मीनिंग समझाओ? फटाफट लिख दूं क्या पहले मैं? एक होता है आपका कॉस्ट सेंटर, ठीक है। एक होता है कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। सर ये सेंटर का मतलब क्या होता है? सुन, एक चीज समझ, दे आर टर्म्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। आपने डिपार्टमेंट समझे, सुने हो क्या? डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट समझता क्या आपको? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट समझता? डिपार्टमेंट अकाउंट है ना। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ ना तो कॉस्टिंग में डिपार्टमेंट्स को डिपार्टमेंट्स ना बोलते हुए सेंटर बोलते हैं।
ना, जैसा क्योंकि आप क्या बोलोगे, हाँ वो बराबर है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट वगैरह, आप फिर डिपार्टमेंट वो प्रोडक्शन सेल्स वो कॉस्टिंग में अलग जगह यूज होता, इसलिए उन लोगों को सेंटर्स बोला हुआ। चलो एक एग्जांपल लेते, जैसे हम हमारे क्लासेस की अगर बात करें, अगर इसको कॉस्टिंग के हिसाब से अगर मैं 4 सेंटर्स में डिवाइड करूँ तो कैसा होगा? इस कॉस्टिंग हमारी क्लासेस को अगर मैं कॉस्टिंग के हिसाब से 4 सेंटर्स में डिवाइड करूँ तो कैसा होगा? सबसे पहला है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का काम रहता टू इनकर्ड कॉस्ट्स, टू इनकर कॉस्ट्स। ये जो है इनका इनका वर्क क्या रहने वाला है? इनकरिंग द कॉस्ट। जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे वो कॉस्ट सेंटर्स लेने वाले, जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजंस रहने वाले ये कौन लेने वाला है? कॉस्ट सेंटर विल गोइंग टू टेक द डिसीजन। तो हमारे इसमें विशाल नाम का एक बंदा है, आपको पता होगा, हु इज दैट विशाल? विशाल सुना है आपने? विशाल का नाम आपने सुना होगा। विशाल इज द हेड ऑफ कॉस्ट सेंटर। सैलरी किसको देनी है, कब कब देनी है, बार बार वो तुषार सर से, मुझसे आके या पवन सर से आके नहीं पूछता, वो बार बार आके मुझसे, पवन से, वो महीना खत्म हुआ सैलरी का कैलकुलेशन करवाता है और सैलरी बांट देता है, रेंट दे देता है, जो वहाँ हमारे इधर बाई काम करती है उसको पैसा दे देता है। तो ही इज द हेड ऑफ कॉस्ट, की कॉस्ट कितनी इनकर्ड करनी चाहिए। जो हमारा बिजनेस रन करना है उसको पता है ना, स्टैंडर्ड दे दिए हमने उसको कि इसको इतना देना, इसको इतना देना, इसको इतना देना, इसको इतना देना है। हर महीने वो कॉस्ट इनकर्ड कर देता, हर महीने वो खर्चा इनकर्ड कर देता। तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है ना कॉस्ट इनकर्ड करने की, उसके ऊपर में जिम्मेदारी है ना टू इनकट द कॉस्ट टू रन द बिजनेस। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, उसको हमने कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। और वो जो है उसको क्या बोलेंगे कॉस्टिंग की भाषा में? विल नॉट कॉल हिम विशाल, विल कॉल हिम कॉस्ट सेंटर। हम उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट सेंटर। गया बॉडी के अंदर? यस और नो? गया बॉडी के अंदर? यहां तक गया है? समझा यहां तक? पक्का श्योर? हमारे इधर में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग वाले, ये एक हमने बकायदा फर्म अपॉइंट कर रखी है, एक फर्म अपॉइंट की है जो ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह देखती है, ऑफलाइन मार्केटिंग वगैरह भी डिफरेंट सिटीज़ का वगैरह वो हैंडल केटर करती है। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, वो मार्केटिंग को हमने टारगेट दिया हुआ है ना टू जनरेट रेवेन्यू। मार्केटिंग वालों को इनका पर्पस क्या रहता है? टू जनरेट रेवेन्यू, सेल लाने का जिम्मेदारी रहता है इनका। इनका जिम्मेदारी क्या रहता है? सेल लाने का। इनको भी हम टारगेट दे देंगे कि आपको इतना इतना सेल जनरेट करके देना है, बताओ कैसे करना है। फिर वो आएंगे हमारे पास अलग अलग प्लान लेके कि सर हमको ये खर्चा करना पड़ सकता है, ये प्लान है, तो उससे हमारे को ये बेनिफिट मिलेगा। ये जिम्मेदारी किसको दे रखी है हमने? ये जिम्मेदारी हमने दे रखी है मार्केटिंग वालों को। और वो मार्केटिंग वाले विल बी टर्म्ड एज, कॉस्टिंग की भाषा में मार्केटिंग वाले बोलेंगे नहीं, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू सेंटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू सेंटर। गया बॉडी के अंदर? गया? जिनका काम है, देखो समझो, बात समझो, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू जनरेट रेवेन्यू इज रेवेन्यू सेंटर। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू जनरेट रेवेन्यू इज रेवेन्यू सेंटर। बराबर है? हाँ या ना? जिसका प्रॉफिट, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अर्न प्रॉफिट, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अर्न प्रॉफिट, ये मेजरली अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले रहते हैं, क्योंकि कॉस्ट उन्होंने इनकर्ड की, रेवेन्यू उन्होंने लाई, रेवेन्यू इन्होंने लाई। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करके प्रॉफिट बताएगा ना, और साथ साथ में टोचे लगाएंगा कॉस्ट वाले को, ये इतने खर्चे का को लग गए, रेवेन्यू वाले को बोलेंगे तेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा। तो ये वॉचडॉग का काम करता है। इसका काम है दोनों पे ध्यान रखना। प्रॉफिट सेंटर्स का काम रहता है कि वो कॉस्ट पे भी ध्यान रखे, रेवेन्यू पे भी ध्यान रखे। कॉस्ट वाले को भी टोचा मारते रहेगा खर्चा कम कर, रेवेन्यू वाले को बोलेगा टारगेट पूरे कर, सेल्स ला। दैट्स प्रॉफिट सेंटर, दैट इज प्रॉफिट सेंटर। मेजरली अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहता है वो। मेजरली वो कौन सा डिपार्टमेंट रहता है? अकाउंट। या कई बार जो हेड्स रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स रहते हैं, वो खुद प्रॉफिट सेंटर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसा इन आर एकेडमी प्रॉफिट सेंटर इज बिन केटर बाय तुषार सर, थोड़ा उनका ध्यान ज़्यादा होता है कि भाई रेवेन्यू वाले को बार बार बोलते रहते, कॉस्ट वाले को बार बार बोलते रहते। अब हम तीनों मिल के अगर बार बार बोलेंगे, मैं, तुषार सर, पवन सर, तीनों मिल के अगर रेवेन्यू और उन लोगों को छेड़ेंगे तो भड़क जाता। कभी भी एक ही जन रहना चाहिए ना, सिंगल पॉइंट ऑफ पर्सन रहना चाहिए टू कम्युनिकेट। तो प्रॉफिट सेंटर इज बिन केटर बाय तुषार सर। तो तुषार सर को हम क्या बोलेंगे? तुषार सर नहीं, वो क्या हो गए? प्रॉफिट सेंटर। कॉस्टिंग की भाषा में वो क्या हो गए? प्रॉफिट सेंटर। गया बॉडी के अंदर? गया बॉडी के अंदर? अब जो है इन्वेस्टमेंट सेंटर विल गोइंग टू टेक द डिसीजन फॉर, ये लोग सारे जो रहेंगे ये क्या रहेंगे? डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। नया इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो वो डिसीजन कौन लेने वाला है? वो डिसीजन किसके हाथ में पेंडिंग है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है? इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं, तुषार सर, पवन सर, तीनों मिलके वो डिसीजन लेते हैं। तो हम तीनों को मिला के क्या बोला जाएगा?
हम तीनों को मिलाकर क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। उन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। आई होप आपको समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया। मेजरली इन्वेस्टमेंट सेंटर्स जो रहते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स रहते हैं, क्योंकि एक्सपांशन की बारी आती है ना, इन्वेस्ट करना है मतलब वी माइट बी प्लानिंग फॉर एक्सपांशन, वी माइट बी प्लानिंग फॉर एक्सपांशन, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर, दैट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। जैसे 11-12 का विंग चालू करना है या सीए का विंग चालू करना है, सीएस चल रहा है, 11-12 चालू करना है तो नए स्टूडियोज लगेंगे, नए टीचर्स हमको जोड़ने पड़ेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर्स उसके अंदर में आ जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का मतलब समझा? चार ही है, कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। कॉस्ट सेंटर के ऊपर जिम्मेदारी होती है टू इनकर्ड कॉस्ट टू रन द बिजनेस, स्टैंडर्ड्स होते हैं उस हिसाब से वो खर्चे करते रहता है। रेवेन्यू सेंटर्स टू जनरेट रेवेन्यू, प्रॉफिट सेंटर्स टू अर्न प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो इनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, दैट इज वाई देल टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट, देल टर्म्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। इनको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। मेरे को किसी ने पूछा था लास्ट क्लास में कि सर सेंटर्स का मतलब क्या होता है, तो दिस आर द मीनिंग ऑफ सेंटर्स। और कोई डाउट है? लिख के रख लो, लिख के रख लो। क्लास ऐसा, इससे आपको नहीं लगता हमने हमारा वर्क डेलीगेट कर दिया, अलग अलग लोगों को अपना अपना काम, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाने से अकाउंटेबिलिटी आसान हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब गलती किसकी हो पकड़ना आसान हो जाता ना। खर्चे ज़्यादा हुए तो कॉस्ट सेंटर को पकड़, रेवेन्यू कम हुई तो कॉस्ट सेंटर को पकड़। इवन अप्रेजल के लिए भी तो आप किसी का तारीफ करना है, अगर मान लो रेवेन्यू ज़्यादा हुई है तो आपको नहीं लगता मैंने कॉस्ट वाले को बधाई देनी चाहिए क्या? रेवेन्यू ज़्यादा हुई तो कॉस्ट वाले को बधाई देनी चाहिए कि रेवेन्यू सेंटर को बधाई देनी चाहिए? तो अकाउंटेबिलिटी आसान हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी आसान हो जाती है इफ़ वी क्लासीफाई देम इनटू सेंटर्स, इफ़ वी क्लासीफाई देम इनटू सेंटर। और भी बहुत से फायदे, सबको पता होता है रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, बाकी क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। तो इंडिविजुअली वो विंग अच्छे से काम कर पाता है। इवन इंटीग्रेशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेशन तो ये सब उसके प्लस माइनसेस वगैरह होते हैं, प्लस माइनसेस हो सकते हैं उसके अंदर में, और आपस में डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, बट फिर भी ब्रिज होता है, गैप होता है, कई बार बात नहीं हो पाती, बट इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर। ऐसे अलग अलग सेंटर्स रखना कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि 4 लोग तो लगने ही वाले, 4 सेंटर्स है, 4 सेंटर्स है तो उनके लिए 4 लोग लगेंगे ही ना, सोच के देख। तो इट माइट बी अ कॉस्टली अफेयर, पैसा खर्चा ज़्यादा हो सकता है वगैरह वगैरह। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सेंटर्स होते नहीं होते, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जन चारों सेंटर संभालता है, चलता करता मरता है ना, चालक मालक जो भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे एक बार के मॉड्यूल के थ्योरी पार्ट में, जस्ट विल गो थ्रू वंस, एक बार हम चले जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट मैं बता चुका हूँ, एक बार जस्ट पढ़ लेना है इसको। अगर आप थियरी 1-1 ऐसा लाइन से जब तक पढ़ते नहीं हो, मज़ा नहीं आता, बॉडी के अंदर फील नहीं आता, तो आप लोग जाओ तो एक एक करके लाइन से भी पढ़ सकते हो। तो यही है, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैड डिफाइंड, लंदन है या ये लंदन वाला है, अपने इंडिया वाला नहीं है, लंदन डिफाइन द कॉस्ट एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेड टू स्पेशल थिंग्स। वही बताया था, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज योर कॉस्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज योर कॉस्ट। यहाँ दिया हुआ है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सिंपल भाषा में कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, अप्रोप्रिएशन, एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द कॉस्ट एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज। आपको नहीं लगता ये क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, अप्रोप्रिएशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एन एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब दिस इज नथिंग बट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ओनली। अलोकेशन अब पढ़ेंगे हम आगे, अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। नोशनल मतलब नामापूर्ति, नोशनल मतलब नामापूर्ति, नाम का। कॉस्ट अकाउंटेंसी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंट, यानी एप्लीकेबिलिटी ऑफ दोनों, कैलकुलेट भी कर लो और उसको रिकॉर्ड भी कर लो, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी। कैलकुलेशन एज वेल एज रिकॉर्डिंग, कैलकुलेट करके लिखना इज कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों मिला के। इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट को क्या क्या है, ये मॉड्यूल में है, जो मैंने मॉड्यूल आपको इशू किया उसके अंदर में है ये सारा थियरी। मैनेजमेंट को इसके क्या क्या फ़ायदे हैं बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन पीरियड ऑफ ट्रेड डिप्रेशन एंड ट्रेड कंपटीशन। अगर आपको पता है कि कहाँ कितना खर्चा लगता है, तो जब भी कंपटीशन आता है
या रिसेशन आता है जिसके अंदर में धंधा नहीं हो पा रहा है, मार्केट सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो आपको नहीं पता रहता ना कि कॉस्ट कहाँ कम करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो तो पता है कि कहाँ स्कोप है, कहाँ खर्चे बचाए जा सकते हैं, क्योंकि सेल पॉसिबल नहीं है। सेल पॉसिबल नहीं है तो ऐसे टाइम पे अगर मेरे को रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करना है तो खर्चे कम कर सकता हूँ ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग वहाँ पे काम आता है। प्राइस फिक्सेशन के लिए काम आता है, प्राइस फिक्सेशन के लिए काम आता है, मतलब कॉस्ट शीट याद करो, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, उसके बाद में सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और उस ऐड कर दो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट जोड़ के सेल प्राइस पता चल सकती है ना, हाँ या ना? ओहो, याद है क्या? ऐसा क्यों घूर रहे अल्लाह की गुल्ले स्क्रीन को? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के वक्त पढ़ाया था ना ये, सेलिंग प्राइस पता करने के लिए प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, इससे हमको फिक्सेशन ऑफ प्राइस में मदद हो जाती है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेकिंग एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स मतलब बजट्स बनाने में मदद होती है। बजट्स मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पर्पस यही है ना, टू कैलकुलेट कॉस्ट, दूसरा क्या है, टू असर्टन द बजट्स। इनको पता होता है खर्चा कहाँ कहाँ लगने वाला है, कॉस्ट अकाउंटिंग को पता है ना खर्चा कहाँ कहाँ लगेगा। तो आगे अगर किसी ने बोला कि मेरे को बता अंदाजे से कितना खर्चा लगेगा, तो वो जिम्मेदारी कॉस्ट अकाउंटिंग को दे सकते हैं ना, अंदाजे से कितना खर्चा लगेगा, मेकिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग हेल्प्स इन चैनलाइजिंग द प्रोडक्शन इन द राइट लाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स दिए होते हैं तो सब अपने अपने जगह पे सही सही तरीके से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इंगली नहीं कर रहे और अपना काम कर रहे हैं, बराबर चैनलाइज होता है अपना अपना काम। इट हेल्प्स इन एलिमिनेट्स वेस्टेज, वेस्टेज कम करने को मदद करता है। स्टैंडर्ड्स होते हैं इसमें, स्टैंडर्ड दिए होते हैं कि देखो इतना ही करना है, इतने माल में से इतना माल बन के आना चाहिए, तो उसमें भी हेल्प होता है, वेस्टेज अवॉइड होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मेक्स कंपैरिजन पॉसिबल, कंपैरिजन पॉसिबल होता है, अलग अलग है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबिलिटी, फिक्स कॉस्ट, उसके बाद में फंक्शन के बेसिस पे आप कर सकते हो। कंपैरिजन अगर करना है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास में एक दूसरे से कंपेयर करने के। प्रोवाइड्स डेटा फॉर अ पीरियडिक एंड पीरियडिकल प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन जो खर्चे का इन्फॉर्मेशन है, दैट बिकम इनपुट इन्फॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अरे खर्चा कितना कौन बताएगा, खर्चा कितना करूँ, कितना बुक करूँ, कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग असर्टन करके देता है ना खर्चा कितना। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनेशन एंड एनहांसिंग द इफिशियंसी, सबके सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, सबको पता है कैसे काम करना है, नहीं पता किया तो डंडा पड़ेगा। पता अकाउंटेबिलिटी, काम नहीं करोगे तो पता चल जाएगा कि अगला वाला आप पे आपके ऊपर उंगली उठाएगा, तो आपकी इफिशियंसी बढ़ती है, आप प्रॉपरली काम करते हो, स्टैंडर्ड्स होते हो तो आपको पता है कब कैसे वर्क करना है वगैरह। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब डेटा, आपका स्टॉक मेंटेन करने में मदद करता है कि कितना स्टॉक हमारे पास में है, कितने स्टॉक की ज़रूरत है, कब कब ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ऑर्डर करने के बाद तुरंत माल मिलेगा ज़रूरी नहीं है ना, 4-5 दिन वेट करना पड़ सकता है, तो मेरा माल कितने दिन में ख़त्म होगा, ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे निकलते हैं। एफएम में भी निकलेंगे आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज वगैरह, दैट इज़ नथिंग बट कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है वो। क्रेडिटर्स को क्या मदद होती है, क्रेडिटर्स को क्या मदद होती है बोल, कि भाई पैसा कब तक मिलेगा, इनकी पैसा वापस करने की हैसियत है यानी, क्योंकि क्रेडिटर्स ने माल उधारी में दिया हुआ है, तो माल अगर उधारी में दिया है तो कितना माल खपाते हैं, कितना माल बचता वगैरह, कितने कब समय में पैसा मिलेगा वगैरह, ये सब चीज़ों में। एम्प्लॉयज़ को क्या होती है, एम्प्लॉयज़ को अपना रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने में आसान जाती है। कई बार हम टारगेट बेस एम्प्लॉयज़ को रखते हैं ना, कि आप इतना इतना माल प्रोड्यूस करके दो, इतना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके दो मेरे को, जैसा 10 लाख रुपए का माल बना के दो, 10 लाख रुपए का माल बना के दोगे तो मैं आपको 2,000 रुपये का इंसेंटिव दूंगा, या 20,000 रुपये का इंसेंटिव दूंगा। 10 लाख का माल बनाऊंगा तो 20,000 का इंसेंटिव। तो मैंने 10 लाख का माल बनाया या नहीं बनाया ये पता करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग काम आएंगे ना एम्प्लॉय को। एड टू नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी जीडीपी वगैरह कैलकुलेशन में खर्चा कितना होता है इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री का वगैरह, वो सब जानने के लिए। वेस्टेज वगैरह तो नहीं है, प्रोडक्ट आप इफिशियंसी यूज़ कर रहे हो, रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो तो देश का ही भला होना है। नेशनल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, वेस्टेज वगैरह अवॉइड करोगे तो। अगला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है वैसे तो, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कॉस्ट असर्टन करना, सेलिंग प्राइस फिक्स करना, या प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट डेटा। But still the main objective is to know the method which expenditure on material and overheads are recorded, classified and allocated so that the products and services, मतलब आपका मेन इंटेंशन है कि भाई उसको खर्चे कितने और कैसे रिकॉर्ड करना है, खर्चे कितने, कॉस्ट पता करने का इंटेंशन है, खर्चे कितने और उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, तो वही दिए हुए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपको टोटल कॉस्ट पता चल गई तो डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर दोगे तो कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाता है ना।
करेक्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, वेदर कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है तो डिसीजन कैसे होंगे वगैरह। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है कि भाई वेरिएबल अलग फिक्स्ड अलग करके हम डिसीजन प्रॉपर ले सकें। डिस्क्लोजिंग सोर्सेज ऑफ वेस्टेज, कहीं पर वेस्टेज हो रहा है तो उस पर कंट्रोल लग सकता है ना। गाइडेंस ऑफ द फिक्सेशन ऑफ प्राइस, ये बता चुका हूँ, प्राइस फिक्स करने के लिए। असर्टनमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए भी तो काम आएगा ना, खर्चा पता नहीं है तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। इफिशियंसी ऑफ द कंट्रोल ऑफ स्टॉक पढ़ चुके हैं। मिनिमाइजिंग द कैपिटल लॉकड कैपिटल लॉकड का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा पर्पस है जो हमारा पर्पस फुलफिल होता है। जो मैंने आपको बोला ना, रॉ मटेरियल आपको चाहिए, बिल्डिंग बनाने का काम है, मेरे को ब्रिक्स चाहिए, बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए। मैं क्या करूँ, पूरी बिल्डिंग बनाने को जितनी ब्रिक्स लगती पहले दिन ही बुला लूँ क्या? बिल्डिंग बनाने को जितनी ब्रिक्स लगने वाली पूरी पहले दिन बना लूँ क्या? ये सेंसेबल डिसीजन है क्या? क्या होगा अगर मैंने पहले दिन ही ब्रिक्स बुला लिए तो अगला वाला मेरे से पैसे मांग लेगा, पैसे गए। अरे बिल्डिंग बनने को 3 साल लगने वाली, 3 साल की ईंटें एक दिन में ऑर्डर कर दूंगा ना तो मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि एक तो वो ईंटें रखने को जगह लगेंगी, जगह लगेंगी तो गोडाउन का रेंट जाएगा, वो ईंटें खराब होने का डर रहेगा। प्लस साथ साथ में अगला वाला जिससे मैंने इतना सारा माल खरीदा वो तुरंत पैसे भी मांगेगा। चलो 3 महीने 4 महीने 6 महीने का क्रेडिट पीरियड दे दिया, बट 6 महीने में पैसे देने पड़ेंगे ना। उससे अच्छा क्या है, पहले फ्लोर की ईंटें बुला ले, फिर जब पहला फ्लोर क्लियर हो गया तो खत्म होने वाली है तेरी ईंटें, खत्म होने वाली है उसके पहले तो दूसरे फ्लोर का ऑर्डर दे दे, तीसरे फ्लोर का ऑर्डर दे दे। ऐसा अगर मैं फ्लोर वाइज ईंटों का ऑर्डर दूंगा तो आपको नहीं लगता मेरा लगा हुआ पैसा कम लगेगा? मेरे को कॉस्ट कैपिटल कम लॉक करनी पड़ेगी, एक जगह पे कैपिटल कम फंसानी पड़ेंगी ना, हाँ या ना? दैट इज मिनिमाइज द कैपिटल लॉकड अप। जैसा साल भर में अगर हम 1000 लेक्चर्स बेचते तो क्या हम 1 जनवरी को ही 1000 बुक का ऑर्डर दे देते क्या? नहीं, 300 बुक के बैचेस में ऑर्डर देते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1000 लेक्चर्स बिक रहे हैं तो 300 के बैचेस में ऑर्डर देते। डे 1 पे 1000 लेक्चर, अमेंडमेंट आ गए तो फंस जाएंगे। समझ रहे हो क्या होता है चीज़ें? तो दैट इज वॉज लॉक इन, मिनिमाइजिंग द कैपिटल लॉकड अप। उसमें हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। रिविल द सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के, जैसे पता चलता है ना किसकी वजह से क्या हुआ, किसने कैसा वर्क किया तो जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ। तो सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी। एडवाइज द मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। प्रेजेंट एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट द डेटा, डेटा पढ़ने में आसानी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग को समझता है ये वेरिएबल है ये फिक्स्ड है, तो ये आपको इक्विप कर देता है उस सब चीज़ों से। प्रिपरेशन ऑफ बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है, बजट चैप्टर भी हमको इसको समझता है खर्चा कितना लगने वाला है, तो ये एस्टिमेट्स कर सकता है ना कि क्या क्या होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए। और ये ध्यान भी रखता, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल के काम आता कि भाई आपको इतना इतना खर्चा करना चाहिए था, इससे ज़्यादा किया तो भी गलत है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, चलो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जैसा ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर 5,000 रुपये में बन जाना चाहिए था, मेरा बजट है कि ये 5,000 रुपये में बन जाना चाहिए था। बट जब मैं खर्चा करने गया तो मेरे को एक्चुअल खर्चा इसका एक्चुअल खर्चा ले समझ लो 8,000 रुपये लग गया, 3,000 रुपये ज़्यादा लग गया ना। ये अच्छी बात है बुरी बात है? ये अच्छी बात है बुरी बात है? 3,000 रुपये ज़्यादा लग गया, ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो इस पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा ना कि 3,000 रुपये का खर्चा क्यों ज़्यादा लगा, 3,000 रुपये का खर्चा क्यों ज़्यादा लगा, ये पता करना पड़ेगा, हाँ या ना? हो सकता है कि मेरे रॉ मटेरियल के चार्जेस बढ़ गए होंगे, तो अपने को रॉ मटेरियल के चार्जेस अगर बढ़ रहे तो गलती किसकी, तो बजट गलत बनाऊंगा। या हो सकता है वेस्टेज ज़्यादा किया होगा, किसी ने वेस्टेज ज़्यादा किया होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसकी गर्दन पकड़नी पड़ेगी ना हमको, यस और नो, हाँ या ना? अच्छा, अब मान लो अगर मेरा एक्चुअल खर्चा लगना चाहिए था 5,000, जब बजट लगना चाहिए था 5,000, बट मेरा एक्चुअल खर्चा 2,000 ही लगा, मैं 3,000 रुपये बच गए। अब बोलो ये भी अच्छी बात है बुरी बात है? ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात है बेटा, ये भी गलत है, ये भी बुरी बात है, ये भी बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। वेरिएशन अच्छा नहीं है सर, क्यों सर? पैसे तो बच रहे बेटा, ये तो बजट ही था ना तेरा। अब तेरे पास क्या हुआ, जैसे ये फर्नीचर का कोई ऑर्डर लेने आया, उसकी औकात है कि वो 1 लाख रुपए ही खर्चा कर सकता है, उसकी औकात क्या है कि वो 1 लाख रुपए तक का ही खर्चा कर सकता है। तेरी जब कॉस्ट 5,000 थी, तूने इसमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट जोड़ के 6,000 रुपये का उसको एस्टिमेट दे दिया, ठीक है, 6,000 रुपये का एस्टिमेट दे दिया। तो मेरे को पता 6,000 रुपये का एस्टिमेट दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा चल 1 लाख की जगह मान ले उसकी उसकी औकात 60,000 रुपये की है, तो वो कितना ऑर्डर देगा तेरे को, कितने बेंचेस का ऑर्डर देके जाएगा, कितने बेंचेस का ऑर्डर? क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं है, क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं है,
वो कितने बेंचेस का ऑर्डर देके जाएगा तेरे को? 10 बेंचेस का ऑर्डर देके जाएगा। कितने बेंचेस का ऑर्डर देके जाएगा? 10 बेंचेस का। अब तूने 2000 तेरा एक्चुअल खर्चा, अगर तूने बजट 2000 निकाला रहता तो तेरा कॉस्ट आता 3000। अगर तू 3000 के हिसाब से ऑर्डर देता तो कितने बेंच का ऑर्डर दिया रहता उसने? तेरे को नहीं लगता उसने 20 बेंच का ऑर्डर दिया रहता? 10 बेंच के हिसाब से तेरा प्रॉफिट तो 1000 ही है ना, चाहे तू इतने में बेच या इतने में बेच, प्रॉफिट यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है। 10 बेंच के हिसाब से तेरा प्रॉफिट कितना होता? 10 बेंच के हिसाब से प्रॉफिट होता 10,000, और 20 बेंच के हिसाब से प्रॉफिट तेरा 20,000 होता ना। तो अब बता, अगर तेरा बजट कैलकुलेशन गलत है तो तेरी एस्टिमेशन गलत गए होंगे। अच्छी बात हुई बुरी बात हुई? अच्छी बात हुई बुरी बात हुई? बोल, जवाब दे। पैसे में आया तो समझ में आता है, पैसे में आया तो सब समझ में आता। अपने पेट पे लात पड़ी तो सब समझ में आता, नुकसान अपना हुआ तो सब सब दिमाग चलने लगता अपना। अरे 3000 बच गए सर, बट सर 3000 सेव हुए। मेरे को एक चीज बता सर, बट सर 3000 बचे भी ना सर। अरे मेरे को एक चीज बता, ये जो 5000 रुपये ये तूने कभी खर्चा किया कि ये बजटेड खर्चा है? ये 5000 तूने कभी खर्चा किया कि वो बजटेड खर्चा है? जो कभी खर्चा हुए ही नहीं तो बचेंगे कैसे? अरे बजट है ना, मैंने कागज पे बना दिया, मैंने बोला ओए 10 लाख रुपए लगेंगे, काम 1000 रुपये में हो गया। या मैंने कागज पे लिख दिया 10 लाख रुपए लगने वाले, मेरा काम 1 लाख रुपए में हो गया। इसका मतलब मैंने 9 लाख रुपए कमा लिए क्या? इसका मतलब मैंने 9 लाख रुपए कमा लिए क्या? सोच के देख। नहीं ना। तो वो 3000 रुपये क्या मेरी अर्निंग है क्या? 3000 रुपये मेरी अर्निंग है क्या? अरे कागज पे लिखा हुआ था 5000, जिसमें से तुमने एक्चुअल खर्चा करने गए तो 2000 ही हुआ। तो कुछ बचा, कुछ अर्निंग थोड़ी हुई उसमें। अर्निंग तो ये है ना जो बचे हुए प्रॉफिट है। अच्छा 2 मिनट, 1 मिनट। दूसरा एक चीज, कंफ्यूजन हो रहा? क्या कंफ्यूजन हो रहा बेटा बोल? कहाँ कंफ्यूज आ गए? कहाँ कंफ्यूज आ गए? ये 3000 रुपये का फायदा है। ये 3000 रुपये का फायदा, ये बोलना है? हाँ। धंधे में मत जाना भाऊ, जॉब करना जॉब, ठीक है? ध्यान से सुन, अभी ध्यान से सुन जिनको कंफ्यूजन हो रहा। अच्छा सर, अगर वो 6000 में बेचता, अगर वो 6000 में बेचता तो 3000 का प्रॉफिट होता, ये बोलना है क्या? अगर वो 6000 में बेचता तो 3000 का प्रॉफिट होता, ये बोलना है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का? अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने उसको एस्टिमेशन 6000 का दिया, आपने उसको एस्टिमेशन 6000 का दिया, आपके बाजू में, ये आपकी दुकान है, आपके बाजू में दूसरी दुकान है, आपने रॉन्ग कैलकुलेशन किया, अगले वाले ने कैलकुलेशन 3000 रुपये का किया, और ने उसने अगले वाले ने कैलकुलेशन ये वाला किया बजट, और उसने कोटेशन 3000 का दिया। आपके पास ऑर्डर भी आएगा क्या? आपके पास ऑर्डर भी आएगा क्या? ये भी तो सोचना। वो बोलेगा डबल से महंगा है, बाजू वाला तो डबल दे रहा, तूने तो 3 में ही दिया, ला तेरे को ही ऑर्डर दे देता। समझ रहे हो क्या? आप सोच रहे होंगे कि सर हाँ 6,000 मिलने वाले, 2 में ऑर्डर किया तो 4000 मिलते, 4000 का फायदा होता। क्योंकि अगर आपका कॉस्ट यहाँ से इससे कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे 4000 का फायदा है। सर 4000 इंटू 10 करोगे तो 40,000 होते सर। अरे तेरे को ऑर्डर ही मिलेगा क्या? तेरे को ऑर्डर ही मिलेगा क्या? अब कंफ्यूजन क्लियर हुआ क्या? अब कंफ्यूजन क्लियर हुआ क्या? आप सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हो कि ऑर्डर अपने कुछ मिलेगा, जरूरी थोड़ी ऑर्डर अपने को मिले। आपका अगर एस्टिमेशन गलत है तो ऑर्डर किसी और के पास भी तो जा सकता है। अरे यही सब तो कॉस्टिंग है, यही सब तो कॉस्टिंग है। समझा क्या? कंट्रोल, कंट्रोल चाहे ओवर रहे, कंट्रोल चाहे अंडर रहे, लगाना जरूरी है। कंट्रोल चाहे ओवर रहे, कंट्रोल चाहे अंडर रहे, लगाना जरूरी है। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन मिलती है इससे। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेंसिव बोनस। एम्प्लॉई ने टारगेट बेस्ड काम कर सकता है एम्प्लॉई। मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन के लिए हेल्प करता है। अकाउंटिंग फॉर डेटा प्रोसेस, इनपुट इन्फॉर्मेशन बनता है रिकॉर्डिंग के लिए। इंटरनल ऑडिट, कंट्रोल लगा सकते हो ना, सिस्टम वगैरह, कंट्रोल सिस्टम, ऑडिट सिस्टम बना सकते हो। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, कॉस्ट कम करने के लिए हम तत्पर रहेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। स्पेशलाइज सर्विस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट जब चैप्टर में आएंगे तब ये सब बात करेंगे। वर्कआउट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट सेंटर्स कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। स्कोप पढ़ लेना, अब आपको समझ जाएंगे स्कोप क्या होता है। 1 मिनट सुनो। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हमको ये चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या रहता है कि हमको ये चाहिए। स्कोप का मतलब क्या होता है कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। स्कोप और ऑब्जेक्टिव ना कई बार आपको सेम ही लगेंगे, सर स्कोप ऑब्जेक्टिव दोनों तो सेम ही है,
बराबर है, सेम ही है। ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि मेरे को ये मांगता है, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग ये दे रहा है क्या? हाँ। स्कोप का मतलब क्या है कि अब आप उसको कहाँ कहाँ यूज कर, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो आपको नहीं लगता कि कई ऑब्जेक्टिव्स ऐसे रहेंगे जिसमें अप्लाई भी होता है, अकाउंटिंग अप्लाई हो रहा है, तो स्कोप ऑब्जेक्टिव बहुत हद तक सेम भी रहते। अरे जो चाहिए वहीं अगर अप्लाई कर रहे हो, समझा क्या रे क्या बोल रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव मतलब क्या चाहिए, स्कोप मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट असर्टनमेंट करने में अप्लाई हो सकता है, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए हेल्पफुल होता है ये, डिसीजन लेने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा, प्रॉपर मैचिंग ऑफ द कॉस्ट विथ रेवेन्यू, कितना खर्चा हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ ये सब निकालने में आदत आसानी जाएंगी, एड्स टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, preparation of budget and control and apply control, and there are no sets of rules regulation to be followed while preparing this statement, but the management can set their own principle। चाहे तो मैनेजमेंट अपने ओन प्रिंसिपल बनाकर भी कैलकुलेशन कर सकती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत जगह ऐसा एप्लीकेबल रूल नहीं है कि ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। हर कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी ऐसा करो, जरूरी नहीं। आपको बहुत हाथ खुला रखा हुआ रहता है कि आप ऐसा भी कर सकते हो वैसा भी कर सकते हो, तो मैनेजमेंट अपने खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स भी बना सकती है टू अप्लाई दैट। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, याद है क्या? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, पढ़ लोगे एक बार इसको, पढ़ लोगे एक बार इसको। विच आर ट्रेसेबल टू द फाइनल प्रोडक्ट इज डायरेक्ट, विच आर नॉट ट्रेसेबल इज इनडायरेक्ट। फिर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमने इसका और वाइफिकेशन देखा था। ये वाइफिकेशन जो है, प्रोडक्शन, ओवरहेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये काय के हिसाब से, ये किसके हिसाब से? बोल बेटा एक बार जवाब दे। दिस इज फंक्शन कॉस्ट। हाँ, फंक्शन कॉस्ट भी बोल सकता है तो इसको ओवरहेड भी बोल सकता है। मैंने क्या किया, उसका चार्ट बनाकर दे दिया ना, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल के दो दो बच्चे, लेबर के दो बच्चे, एक्सपेंस के दो बच्चे। जितने भी डायरेक्ट रहते हैं वो प्राइम कॉस्ट रहते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट रहते हैं वो ओवरहेड्स रहते हैं। एंड ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड अंडर 4 डिफरेंट हेड्स, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। एक और होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आपके कोर्स में नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है जो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो ऐसे ओवरहेड्स में 4 ओवरहेड्स, 5 ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, बट 4 ही आपके कोर्स में। ये मटेरियल कॉस्ट के बारे में इन डिटेल में दिया हुआ है कि मटेरियल कॉस्ट का क्या है, प्रोसीजर वगैरह क्या है। एक बार इसको पढ़ लेना, असर्टेनमेंट कैसे करते हैं वगैरह। ये हमारे कोई बहुत ज़्यादा काम आने नहीं वाला, एक बार अगर आप पढ़ लोगे। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस एंड वगैरह। इंपॉर्टेंट क्या है, इसेंशियल। वैसा ही लेबर कॉस्ट कैसे निकाली जाती, क्या निकाली जाती है। एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर में 2 है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर ये अपना रुख ओवरहेड्स की तरफ बदल देंगे। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ऊपर में आपने वो जो छोटा सा चार्ट जो बनाकर दिया मैंने, अगर आपने इतना सा चार्ट भी पढ़ लिया, कौन सा वाला, ये वाला, तो भी आपका वो मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है मटेरियल, ये पेज भी अगर आपने एक बार कैटर कर लिया ढंग से जो आपके मॉड्यूल का है, तो उसमें मैंने पूरा समरी रख रखा है। नीचे जितना भी है उसका समरी मैंने रख रखा है। कुछ 6 पेज का समरी मैंने एक सिंगल पेज के अंदर में डाल रखा है, ठीक है। अगला क्या है, उसके बाद में पढ़ लेना, बस एक बार पढ़ लेना, टाइम मिले तो। ओवरहेड्स का मीनिंग मैं समझा चुका हूँ आपको। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कलेक्टिवली आर टर्म्ड एज ओवरहेड्स। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कलेक्टिवली आर टर्म्ड एज ओवरहेड। मैं आपको एक चीज़ पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स ऐसे 3 चैप्टर्स है कॉस्टिंग में जो आपके कोर्स में नहीं है। मटेरियल, लेबर, और उसमें अगर मैं बताने जाऊँ ना, तो मटेरियल पढ़ाने को सीए के स्टूडेंट्स को, मेरे को मटेरियल पढ़ाने को 20 दिन लगते, लेबर पढ़ाने को 12 दिन लगते, और ओवरहेड पढ़ाने को 12 दिन लगते। अगर मैं मटेरियल, लेबर और ओवरहेड डिटेल में पढ़ाने बैठूंगा तो 1.5-2 महीना तो हमारा सिर्फ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में ही चला जाएगा। बट अगेन, इतना डिटेल में आपको है क्या? इतना डिटेल में आपको है क्या? हाँ या ना में जवाब दे। नहीं, they don't want you to be a cost accountant, they don't want you to be a chartered accountant, they only want you to be a person who understand a little bit of material, labor and overheads क्या होता है। एंड लास्ट इज कॉस्ट शीट। देख सुन, कॉस्ट शीट क्या होती है? फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था ना, कॉस्ट शीट बनाते हैं हम। इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग कॉस्ट, इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट। रिकॉर्डिंग ए प्रेजेंटेशन है जिसमें आपका इट शोज द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड अलॉन्ग विद द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। ऑन द ब्रेकअप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कॉस्ट शीट में ब्रेकअप होता है ना, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अलग फंक्शंस है ना, इसका ब्रेक समझा ना, हाँ या ना।
आप चाहो तो इसको रेगुलर बना सकते हो, एक दिन की कॉस्ट शीट बन सकती है, एक महीने की कॉस्ट शीट बन सकती है, साल भर की बन सकती है और 10 साल की भी बन सकती है। इवन कॉस्ट शीट प्रोडक्ट वाइज भी बन सकती है, इस प्रोडक्ट का ये, उस प्रोडक्ट का ये, इस प्रोडक्ट का ये। अब वो प्रोडक्ट भी दिन में, मंथ में, ईयर में, या जैसा भी आप घंटे के हिसाब से बना चाहो कॉस्ट शीट बन सकती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन कॉलम शोज टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। आप चाहो तो करंट ईयर पीरियड, प्रिसीडिंग पीरियड, बजटेड पीरियड, ऐसे 3 कॉलम बना सकते हो। साथ ही साथ में कॉस्ट शीट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए हमने रफ में कैलकुलेट किया है कि प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट चाहिए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी का चाहिए तो कॉस्ट शीट बना सकता हूँ। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर का चाहिए तो मैं कॉस्ट शीट बना सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं है साल भर का होना, मंथली भी बना सकता हूँ, ईयरली भी बना सकता हूँ, हाफ ईयरली भी बना सकता हूँ और डेली भी बना सकता हूँ। समझा क्या कॉस्ट शीट? इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, चला आ जाओ। एडवांटेजेस एक बार फटाफट पढ़ लो, कॉस्ट शीट के एडवांटेजेस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। डिस्क्लोज द टोटल कॉस्ट, क्या करता है? इट डिस्क्लोज द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, कीप क्लोज वॉच ऑन कंट्रोल। आपके पास पता है कि इतना इतना है, इतना बजटेड कॉस्ट शीट बनाया तो आपको पता होता है कि कितना करना है, इसके आगे क्या कैसा। कंपेरेटिव स्टडी, प्रोडक्ट ए बी सी का कंपैरिजन, खुद का ही प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर के साथ में, यानी बजट के साथ में कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है। फॉर्मुलेटेड डिफाइन यूजफुल प्रोडक्शन पॉलिसी, प्राइम कॉस्ट इतनी लगनी चाहिए, फैक्ट्री कॉस्ट इतनी लगनी चाहिए, वर्क कॉस्ट इतनी लगनी चाहिए, पॉलिसी बना सकते हैं ना। सेलिंग प्राइस डिफाइन करने में मदद होता है, लास्ट में प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस पता चल जाता है। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, खर्चे कम करना है तो उसमें भी आपको कॉस्ट शीट मदद, कहाँ कितना खर्चा लग रहा है वो पता रहेगा तो कंट्रोल लगाना आसान हो जाएगा ना। सबमिट कोटेशंस, बजट बनाने के लिए भी कॉस्ट शीट, बजटेड कॉस्ट शीट बन सकती है। कॉस्ट शीट दिखती कैसी है? देखो कॉस्ट शीट में सबसे पहले मैंने आपको कैसा सिंपल कॉस्ट शीट बताया था, इन्होंने ना हेवी एकदम भारी कॉस्ट शीट रखी है। घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। देखो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, वहाँ जाने से पहले मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या है। ओपनिंग प्लस परचेजेस, ओपनिंग प्लस परचेजेस, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंजम्पशन, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? बचपन में पढ़ाऊंगा आपने कभी तो भी फॉर्मूला। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज कंजम्पशन, यस और नो? हाँ या ना? तो जब हमको रॉ मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल चाहिए रहता ना, फॉर्मूला क्या है देख, कॉस्ट शीट याद कर, सबसे पहले क्या लागे है, सबसे पहले क्या लागे बोल, सबसे पहले देखिए बेसिक कॉस्ट शीट है हमारे पास में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल कौन से चाहिए रहेंगे, खरीदे हुए या कंजम्पशन वाले, कंज्यूम्ड वाले? खरीदा हुआ चाहिए कि जो कंज्यूम हुआ वो, खर्चा तो कंजम्पशन पे ही रहेगा ना। कंजम्पशन के लिए फॉर्मूला क्या है देख, इनने वही किया है, कुछ नहीं है, इसको एक्सपांड कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल ही लिया, बट ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस अगर कोई होंगे तो उस मटेरियल का कैरेज वगैरह, उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग, तो इससे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। उसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दोगे, डायरेक्ट वेजेस ऐड करके डायरेक्ट चार्जेस, यानी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ये पढ़ा चुका हूँ मैं, ये पढ़ा चुका हूँ मैं, हाँ। फर्क इतना है आपके मॉड्यूल में बहुत डिटेल में, जैसा उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करोगे तो वर्क कॉस्ट आता है, उसके बाद में एडमिन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इन्होंने ना ये ऐड किया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वापरा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल में फ़र्क होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब इतना माल आप बेच सकते हो, इसमें से क्या किया, फिनिश प्रोडक्ट में ओपनिंग जो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, तो इसका मतलब इतना माल बिका ना। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज कंजम्पशन ना। तो ये आपका खर्चा हो गया, खर्चे में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लो, तो इतना सोल्ड है ना। ये सोल्ड के ऊपर में सेलिंग खर्चा करो तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा, उसमें प्रॉफिट जोड़ दो तो आपको सेल्स फिगर मिल जाएंगी, बराबर है। अब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर में फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर, मटेरियल, वेजेस टू वगैरह वगैरह, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे यहाँ लिखे हुए, एडमिन, कैरेज वगैरह, सेलिंग से रिलेटेड खर्चे यहाँ लिखे हुए। कुछ नहीं, ये कॉस्ट शीट भी ध्यान रही तो काम होता है, ये कॉस्ट शीट भी ध्यान रही तो काम होता है। अब मैंने सिर्फ वर्क खर्चे क्या है वो नहीं बताया, ऑफिस खर्चे क्या है वो नहीं बताया, सेलिंग, बट पढ़ के समझ में आता ना कि ये खर्चा कौन सा है। जैसा अगर मैं बोलूँ, जैसा कि अगर मैं बोलूँ मार्केटिंग का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्काउंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑफिस रेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, बट सैलरी ऑफ सेल्स पर्सन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर वर्क्समैन वर्क्स ओवरहेड एक्सपेंसेस है, तो उसको अलग अलग क्लासीफाई करके आप फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल अलग अलग निकाल सकते हैं।
आई होप आपको कॉस्ट शीट समझ में आई होंगी। आई होप आपको कॉस्ट शीट समझ में आई। थम्स अप दो। चैप्टर नंबर 1 इज ओवर, चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। समझा है तो फटाफट थम्स अप दो। We are done with chapter number 1. We are done with chapter number 1, overview of cost. Tomorrow we'll start with chapter number 2, that is cost and cost audit है। cost audit क्या है? A theory chapter, a interesting one, मज़ा आती पढ़ने में। लॉ में आपने पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो आज मैं यहाँ पढ़ा दूंगा। लॉ के टीचर ने अगर ये बोल दिया होगा कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, मैं पढ़ा दूंगा। कुछ सेक्शंस है, 3-4 सेक्शंस वगैरह, विल लर्न टुमारो। कोई डाउट है अभी तक? एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर दो, इसके एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कर दो। कोई डाउट है अब तक? लाइव वाले रुकना, स्केड्यूलिंग के बारे में बात करना है। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।